और तुम लोग बीच में कुछ भी पूछना हो तो उसमें हेजिटेट नहीं करना है, ठीक है, क्रॉस क्वेश्चनिंग करनी है, तभी फायदा होगा क्लास का। चलो तो आई एम स्टार्टिंग। ओके, क्वेश्चन नंबर 1, मास ऑफ द अर्थ इज 81 टाइम्स दैट ऑफ द मून। लिखते जाओ, जो जो पढ़ते जाओ उसको तुरंत नोट करते जाओ, ठीक है। तो क्या है, मास ऑफ अर्थ इज 81 टाइम्स मास ऑफ मून, m फॉर मून, e फॉर अर्थ, ठीक है। एंड रेडियस ऑफ अर्थ इज 3.5 टाइम्स दैट ऑफ मून, रेडियस ऑफ मून। द रेशियो ऑफ एक्सेलरेशन यानी कि g एट द सरफेस ऑफ मून टू दैट ऑफ अर्थ, यानी gm अपॉन g पूछा है, ठीक है। मास और रेडियस ऑफ द प्लैनेट्स जो अर्थ और मून है उनके दे रखे हैं। क्या gm अपॉन g में हम g का फॉर्मूला सोच सकते हैं? g का कौन सा फॉर्मूला लगेगा? g कैपिटल M अपॉन r स्क्वायर, रेडियस ऑफ द प्लैनेट स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे जब मैं रेशियो लिखूंगा तो मैं देखूंगा कि मुझे कैपिटल G तो कांस्टेंट है, दोनों ऊपर नीचे कैंसिल हो जाना है, तो मैं न्यूमरेटर वाली चीज मास लिख देता हूँ, मास ऑफ मून अपॉन मास ऑफ अर्थ। क्यों ऐसा किया? क्योंकि स्मॉल g के m प्रोपोर्शनल है, न्यूमरेटर में है, तो अगर मेरे लेफ्ट साइड में स्मॉल g में ये मास न्यूमरेटर, सॉरी m मून न्यूमरेटर है, तो मून का मास भी न्यूमरेटर में रहेगा। सबको आ रहा है समझ में? प्रोपोर्शनल वाली चीज में मैंने m ऊपर रखा है मून, तो यहाँ पर भी ऊपर रखा है राइट साइड में। अर्थ यहाँ पर डिनोमिनेटर है, तो यहाँ मास भी अर्थ का डिनोमिनेटर है, ठीक है, डिनोमिनेटर में है। अब देखते हैं रेडियस। तो रेडियस क्योंकि रिवर्स है तो नीचे अर्थ, तो यानी कि रेडियस ऑफ अर्थ ऊपर आ जाएगा स्क्वायर अपॉन रेडियस ऑफ द मून नीचे आ जाएगा, क्रॉस हो गया। ये बात समझ में आ गई सबको? यस। अब ये देखो, हम लोग का एमसीक्यू में हम बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं लिखते हैं, हम कैपिटल जी मैंने शुरू से ही हटा दिया, उसकी ज़रूरत ही नहीं क्योंकि वो कैंसिल आउट होने वाला है। अब मास ऑफ, अब ये देखो तुम्हें मास ऑफ अर्थ दे रखा है, रेडियस ऑफ अर्थ दे रखा है, इसको पुट कर देते हैं, ठीक है। मास ऑफ अर्थ नीचे डालोगे 81 हो जाएगा और कैंसिल हो जाएगा, तो मैंने सीधे 1/81 लिख दिया। फिर रेडियस ऑफ अर्थ ऊपर है, रेडियस ऑफ अर्थ कितना है? 3.5 है। मैं सोच रहा हूँ कि 3.5 का स्क्वायर करूँ, उससे अच्छा है कि 7/2 इंटू 7/2 लिख दें, ठीक है। हम हमेशा डेसिमल से दूर भागने की कोशिश करते हैं। 3.5 स्क्वायर करना ज़्यादा आसान है कि 7 और नीचे 2, ठीक है, ऐसा हमने किया। और देखो आंसर जो ऑप्शंस हैं, ऑप्शन बहुत दूर दूर हैं, 0.15 है, 0.04 है, 1 है, 6 है, बहुत ज़्यादा फर्क है इनमें। तो मैं थोड़ा बहुत अगर रफ कैलकुलेशन भी कर लूँ तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं 7 इंटू 7 49 होता है, उसको मैं 50 कर दे रहा हूँ, और नीचे 81 को 80 कर देते हैं, 2 इंटू 2, ठीक है, 50 अपॉन 80 इंटू 2 इंटू 2, ठीक। अच्छा, अब नीचे देखो ये 0 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, लेकिन देखना भी कैंसिल आउट करना हमारे लिए उतना बेनिफिशियल नहीं है। मैं वापस ऊपर एक 0 बढ़ाऊंगा। 5 और नीचे क्या है, कितने सारे 2 हैं? 2, अगर 8 को 2 क्यूब लिखो तो 2 टू द पावर 5 है, ठीक है, 5 अपॉन 2 टू द पावर 5 है, ठीक। मैं ऐसा करता हूं, मैं 10 टू द पावर -2 यहां मल्टीप्लाई करके 2 0 बढ़ा लेता हूं, ठीक है, 10 पावर -2 करके मैंने 500 कर लिया। अब मैं एक 2 का रिडक्शन करता जा रहा हूं, ठीक है। पहले 500 अपॉन, मैं ऐसा करता हूं यहाँ पे 5 टाइम्स 2 लिख देता हूं, ठीक है। एक 2 हटाया तो यहाँ क्या बचा? 250 बचा। एक और 2 हटाया तो क्या बचा? 125 बचा। एक और 2 हटाया तो क्या होगा? 60। बताओ 125 का आधा कितना होगा? 62.5 कर दें, ठीक है। फिर एक और 2 को हटाया तो ये 62.5 का आधा कितना हो जाएगा? 31.25, ठीक है। फिर एक और 2 हटाया तो रफली तुम देखो 31.25 में अगर मैं इसको 30 मान लूँ, 15 कुछ आ जाएगा, ठीक है। 15 इंटू 10 पावर -2, मेरे लिए वो बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी ज़रूरत नहीं है, मैं 31.25 को अप्रोक्सीमेटली 30 भी लिख दूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्योंकि तुम देखो 30, जब मैं 10 पावर -2 यहाँ करूँगा तो 0.15 फिर आगे जो मैंने इनएक्यूरेसी करी वो यहीं आगे ही तो आएगी, और आंसर जो है वो केवल डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक है, तो मुझे उससे मतलब भी नहीं है। तो मैं जो यहाँ पर अप्रोक्सीमेशन कर रहा हूँ
कि मैंने 31.25 को 30 ले लिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। 1.25 का हाफ मैंने इग्नोर कर दिया, ठीक है, तो ये मेरा 0.15 आंसर आ गया। 10 पावर माइनस 2 को इसमें 15 में मल्टीप्लाई करके, तो 0.15 इज द आंसर। ठीक है, नेक्स्ट किसी को पूछना है कुछ? कैपिटल जी की वैल्यू हमने मून और अर्थ के लिए सेम ली है। किसकी वैल्यू? कैपिटल जी। कैपिटल जी तो मैंने क्लास में एम्फेसाइज किया है कि कैपिटल जी इज यूनिवर्सल कांस्टेंट, चाहे वो अर्थ हो, मून हो, या बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन्स फोर्स लग रहा हो, ग्रेविटेशनल फोर्स, या बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड कोई सन है, ठीक है, कोई एनी स्टार है, एक इलेक्ट्रॉन एक स्टार जैसी लार्ज ऑब्जेक्ट के बीच में अगर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा हो, ठीक है, सब जगह पे कैपिटल जी की वही वैल्यू रहती है। इट इज अ यूनिवर्सल कांस्टेंट। यस। स्मॉल जी कांस्टेंट नहीं रहेगा। स्मॉल जी तो अर्थ पर ही चेंज हो जाएगा अलग अलग प्लेसेस पर, लेकिन कैपिटल जी इज ऑलवेज सेम। नेक्स्ट, रेडियस ऑफ अर्थ इज अराउंड 6000 किलोमीटर। द वेट ऑफ बॉडी एट ए हाइट ऑफ 6000 किलोमीटर फ्रॉम अर्थ सरफेस बिकम्स। तो जब मैं अर्थ सरफेस पे बात कर रहा हूँ, तो रेडियस जो हम लेते हैं फॉर्मूले में, फोर्स वाले फॉर्मूले में या स्मॉल जी के फॉर्मूले में, वो हो गया रेडियस ऑफ द अर्थ। लेकिन जब हम दूसरी वाली सिचुएशन ले रहे हैं जहां पे 6000 और ऊपर चले गए, तो 2r हो जाएगा डिस्टेंस, क्योंकि सेम 6000 रेडियस है, उतना ही हाइट ले रहे हैं। ठीक है, अब ये पूछ रहे हैं वहां पर क्या पूछ रहे हैं, द वेट ऑफ द बॉडी। अच्छा, वेट क्या होता है? mg होता है। बॉडी का मास चेंज हो जाएगा क्या ऊपर जाने से? मास कभी चेंज नहीं होता है, स्मॉल जी चेंज होता है। तो मैं देख लेता हूं कि जी स्मॉल जी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। जो इफेक्ट स्मॉल जी पे पड़ेगा वही डब्ल्यू वेट पर पड़ेगा। ठीक है, तो स्मॉल जी डबल हो रहा है कि हाफ हो रहा है, देख लेते हैं। अब स्मॉल जी में के फॉर्मूले में कैपिटल जी होता है, कैपिटल एम होता है, नीचे आर स्क्वायर होता है। ठीक है, ना तो जी चेंज हुआ, ठीक है, इसको क्रॉस कर दे रहा हूं मैं। मास ऑफ द अर्थ चेंज हुआ क्या? नहीं, मास ऑफ अर्थ भी चेंज नहीं हुआ। तो जी प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर है, और आर मैंने क्या कर दिया है? डबल कर दिया है। आर डबल करने से जी क्या रह जाएगा? 1/4 हो जाएगा। तो वेट क्या हो जाएगा? वेट 1/4 हो जाएगा। ठीक है, तो 1/4 आंसर हो गया बी। ठीक, समझ में आया सबको? किसी को कुछ पूछना तो नहीं है? थर्ड क्वेश्चन, इफ द डेंसिटी ऑफ अर्थ इंक्रीज्ड 4 टाइम्स एंड रेडियस बिकम्स हाफ। ठीक है, इफ द जस्ट ए सेकेंड, रेडियस ऑफ द अर्थ, सॉरी डेंसिटी ऑफ अर्थ हमने कर दी 4 टाइम्स एंड रेडियस बिकम्स हाफ, जो पहले थी उसका हाफ हो गई। ठीक है, तो फिर क्या पूछा है? अवर वेट विल बी। तो फिर से वही वेट में मास तो हमारा चेंज होने वाला नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए अर्थ की डेंसिटी और रेडियस को। तो हमें पता करना है कि जी क्या होगा। जी अगर ट्वाइस हो गया तो वेट भी ट्वाइस। ठीक है, जो भी जी पर जो फैक्टर से मल्टीप्लाई होगा वही हमारे लिए काम का है। अब यहाँ पे डेंसिटी और रेडियस की बात हो रही है, तो मुझे जो जी इक्वल्स टू कैपिटल जी m/r स्क्वायर होता है। ठीक है, अच्छा कहाँ पे पूछा है? अर्थ की सरफेस पर या कोई हाइट पर? तो ऐसा तो कुछ दिया नहीं है, तो ये सरफेस की बात हो रही है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे रेडियस जो डिस्टेंस लेते हैं वहाँ पे अर्थ की रेडियस ही डाल दे रहा हूँ और स्क्वायर होता है। ठीक है, जी को तुम भूल भी जाओ, हम लोग ऑब्जेक्टिव वे में कर रहे हैं तो पता है कि जी कैपिटल जी का कोई रोल तो है नहीं, कांस्टेंट रहेगा। कैपिटल एम क्या होगा? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, क्योंकि मुझे डेंसिटी को इन्वॉल्व करना है। और डेंसिटी वॉल्यूम में 4/3 पाई को हम इग्नोर कर सकते हैं, तो मैं सीधे वॉल्यूम में क्या कर दे रहा हूँ? रेडियस का क्यूब कर दे रहा हूँ इनटू रो। ठीक है, कांस्टेंट टर्म से मैं कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, मुझे बस ये देखना है कि स्मॉल जी कितने टाइम्स बढ़ गया। ठीक है, तो अभी सब्जेक्टिव कर रहे होते हैं तो पूरा प्रॉपर्ली लिखते हैं, कैपिटल जी भी लिखते हैं, 4/3 पाई भी लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने जो मेरे लिए फैक्टर इंपॉर्टेंट है बस उनको मैं फोकस कर रहा हूँ। r³ रो अपॉन r स्क्वायर। एक बार जरा चेक कर लो, ये दोनों r सेम होने चाहिए या अलग अलग r हैं ये? तो जब तुम डिनोमिनेटर में रेडियस की वैल्यू, डिस्टेंस की वैल्यू अर्थ की रेडियस रख रहे हो, और मास में भी हम वॉल्यूम में अर्थ की रेडियस ही रख रहे हैं, तो ये दोनों सेम हैं, रेडियस ऑफ अर्थ ही हैं। तो यहाँ से क्या आ गया? एक r ऊपर है पावर में 1 और रो की भी पावर 1, दोनों के लीनियर टर्म है। अब देख लो r पे क्या इफेक्ट पड़ा है? r हमारी हाफ हो गई है रेडियस, और रो पे क्या असर पड़ा है? 4 टाइम्स हो गया है यहाँ पर जो मैंने मेंशन किया था।
तो 4 इंटू हाफ से क्या हो गया, ट्वाइस हो गया। जी ट्वाइस हो गया तो वेट भी ट्वाइस हो गया। ठीक है, तो विल बी डबल्ड, वेट विल बी डबल्ड। ठीक, तो इसका भी आंसर हो गया। किसी को कुछ पूछना है? मैं ज़्यादा स्पीड से तो नहीं चल रहा हूँ। वीएम बाय आर स्क्वायर का सर एक्सप्लेन कर दीजिए, समझ में आया। हाँ, कौन सी चीज़ नहीं तो है? 4/3 पाई सर, क्या यूज कराना है उसका? अच्छा, चलो मैं पूरा करके दिखा देता हूँ, तब तुमको फिर रियलाइज़ होगा कि मैंने यहाँ पे क्यों उसको ओमिट कर दिया था। यस सर। हाँ चलो, तो मैं ऐसा करता हूँ, जी डैश प्रॉपरली लिख रहा हूँ। जी डैश विल बी कैपिटल जी, मास ऑफ द अर्थ आफ्टर डेंसिटी हैज़ चेंज्ड अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ आफ्टर रेडियस हैज़ चेंज्ड, न्यू रेडियस न्यू मास। ठीक है, मास की जब हम वो रखेंगे तो 4/3 पाई रो न्यू रो, ठीक है, सॉरी इंटू आर क्यूब भी डाल देना चाहिए, तो यहीं डाल देता हूँ ऊपर। 4/3 पाई आर क्यूब वॉल्यूम हो गया, इंटू डेंसिटी हो गई, अपॉन आर डैश का स्क्वायर है। ठीक, न्यू, अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सब जो कैंसिल होना है उनको कैंसिल करके 4/3 पाई आर डैश इंटू रो डैश, ये हो गया जी डैश। और जी की जो ओरिजिनल वैल्यू थी उससे डिवाइड कर देते हैं, 4 अच्छा कैपिटल जी भी है यहाँ पर, 4/3 पाई कैपिटल जी जो ओरिजिनल आर था एंड ओरिजिनल रो। ठीक है, क्या 4/3 पाई इंटू जी का कोई रोल है? कैंसिल हो गए। तो जो वेरिएबल होते हैं, जिन जो चेंज हो रहे हैं, उनको ही हमें रखना है। जो चीज़ कांस्टेंट है उससे रेशियो में फ़र्क नहीं पड़ता है। जी डैश की वैल्यू निकाल रहे होते तो हम उसको गायब नहीं कर सकते थे। जी डैश की वैल्यू निकालने में 4/3 पाई इंटू जी पूरा आता, लेकिन रेशियो ले रहे हैं तो कैंसिल हो गया। नाउ व्हाट इज आर डैश? आर डैश इज हाफ ऑफ द आर। अगर मैं आर डैश की वैल्यू हाफ आर लिख दूं और नीचे आर लिखा है तो कैंसिल हो गया। रो डैश को मुझे 4 टाइम्स रो लिखना है, तो नीचे वाले रो से ये कैंसिल हो गया। अब ये चीज़ भी मैं जब मुझे स्पीड से करना है काम, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं देखो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने केवल जी का एक्सप्रेशन लिखा शॉर्टकट में। जी का एक्सप्रेशन लिखा, देखा कि मुझे एम और आर से मतलब है, और एम में रेडियस का क्यूब हो जाएगा और रो हो जाएगा। ठीक है, और नीचे रेडियस का स्क्वायर है तो कैंसिल आउट होकर के ये टर्म आया। ठीक, और फिर मैंने देखा कि रेडियस हमने क्या कर दिया, अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, रेडियस हमने क्या कर दिया है, हाफ कर दिया है, रेडियस बिकम्स हाफ, तो हाफ, बस हाफ लिखा मैंने। मुझे पता है कि रेडियस का आर आर कैंसिल भी हो जाना है, तो हाफ ये फैक्टर ही इंपॉर्टेंट है, और रो क्या है 4 टाइम्स कर दिया है, तो मैंने सीधे यहाँ से ऐसे लिख करके बता दिया कि जी की वैल्यू ट्वाइस हो गई। ठीक है, तो समझ में आया शॉर्टकट? और किसी को कुछ पूछना है? और अच्छा हुआ उदित ने पूछा तो मैंने एक्सप्लेन किया। ठीक है, तो तुम लोग हेजिटेट नहीं किया करो, कितना भी सिली सा तुम्हें लगे डाउट है पूछो उसको। मैं जब उसको एक्सप्लेन करूंगा हो सकता है कुछ नया सुनने को मिले, ठीक है, नया लर्न करने को मिले। चलो आगे बढ़ते हैं, एक सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, 4 कर रहे हैं अब। ये द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी व्हेन बॉडी ऑफ मास स्मॉल m इज रेज्ड टू हाइट n r फ्रॉम द अर्थ सरफेस। क्या पूछा है? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पूछा है। ठीक है, डेल्टा यू का क्या होता है डेफिनेशन? फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल यू क्या होगा, कितनी हाइट पर है वो, फाइनली हाइट n इंटू आर पर है, यानी कि वहां पे सेंटर से डिस्टेंस कितना हो जाएगा, रेडियस ऑफ अर्थ प्लस एन आर। ये बात तो पता है ना कि अगर मेरे ये r है और हाइट मैंने एन आर ले ली, तो उस पॉइंट की डिस्टेंस सेंटर से क्या हो गई, एन आर प्लस आर। ठीक है, अब ये u का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस जी कैपिटल M स्मॉल m अपॉन डिस्टेंस फाइनल वाली सिचुएशन में कितनी है, r प्लस एन आर है, तो मैं n प्लस 1 इंटू कैपिटल R लिख देता हूँ। माइनस इनिशियली कहाँ पर था वो, इनिशियली अर्थ सरफेस पर था, जहाँ से हमें चेंज निकालना है, तो अर्थ सरफेस पे यही चीज़ क्या हो जाएगी, माइनस जी कैपिटल M स्मॉल m अपॉन R हो जाएगा अर्थ सरफेस पर, R इज रेडियस ऑफ अर्थ। अब इसको तुम जी एम एम अपॉन आर ले लो कॉमन, और जो पॉजिटिव टर्म यहाँ से जो है टर्म पॉजिटिव है तो वो तो 1 हो गया, और यहाँ पे 1 अपॉन n प्लस 1 निगेटिव में हो गया। क्या इतने में कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, ये मैंने पॉजिटिव टर्म में कॉमन लिया तो 1 बचा था, और निगेटिव टर्म में कॉमन लिया तो 1 अपॉन n प्लस 1 बचा।
ऐसे लिख दिया। और यहाँ पर जी एम, अब देखो इस आंसर जो है वो स्मॉल जी के टर्म्स में है, तो स्मॉल एम जी इज इक्वल टू जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर ऐसे होता है। ठीक है, स्मॉल जी हमारा अर्थ सरफेस पर जो स्मॉल जी की वैल्यू है वो है। ठीक, ऐसा होता है। अगर मैं यहाँ नीचे स्मॉल जो आर स्क्वायर है उसको आर इंटू आर लिख दूँ और एक इधर आर इधर से ले जाके राइट साइड में मल्टीप्लाई कर दूँ, तो एम जी इंटू आर क्या बन गया, जी एम स्मॉल एम अपॉन आर बन गया। तो ये जी एम एम को मैं स्मॉल एम जी इंटू आर लिख सकता हूँ। और यहाँ एलसीएम ले लिया, एन प्लस वन माइनस वन, वन वन कैंसिल हो गया, तो ये क्या आ गया, एन अपॉन एन प्लस वन एम जी आर हो गया। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, डी ऑप्शन करेक्ट लग रहा है, एम जी आर एन अपॉन एन प्लस वन। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन पे आ जाए। फिफ्थ क्वेश्चन में है वी ई, पहला जो बहुत छोटा सा लिखा है पढ़ने में शायद नहीं आ रहा हो, वी ई फॉर स्केप वेलोसिटी एंड पी फॉर क्या, पी फॉर प्लेनेट, सॉरी ई अर्थ के लिए है, पी प्लेनेट के लिए है, दोनों स्केप वेलोसिटी। ठीक है, तो ई फॉर अर्थ, ई पी फॉर प्लेनेट। तो वी एंड वी पी डिनोट द स्केप वेलोसिटी फ्रॉम द अर्थ एंड अनदर प्लेनेट हैविंग ट्वाइस द रेडियस एंड द सेम मीन डेंसिटी एज द अर्थ। तो पूछा गया है कि उनकी स्केप वेलोसिटी में क्या रेशियो होगा। ठीक, तो जरा स्केप वेलोसिटी में जरा वही शॉर्टकट यूज करता हूँ जो अभी मैंने किया था। स्केप वेलोसिटी कहाँ से आती है, मुझे फॉर्मूला नहीं याद, मैं भूल गया। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं स्केप वेलोसिटी के लिए मुझे वो सेंटेंस याद है कि जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी को कंजर्व करना होता था, और उससे मुझे याद आ गया कि वो जब कंजर्व करते थे तो राइट साइड में जो फाइनल होता था इनफाइनाइट डिस्टेंस पर, वहाँ पे काइनेटिक भी जीरो होती थी और पोटेंशियल भी जीरो होती थी। तो लेफ्ट साइड में हाफ एम वी स्क्वायर माइनस जी एम एम अपॉन आर जो पोटेंशियल एनर्जी होगी, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस जी एम एम अपॉन आर इज इक्वल टू जीरो आ जाता है। तो मैं इसको राइट साइड में ले जाता हूँ जी एम एम बाई आर को। ठीक है, तो इतना मेरे माइंड में ओरली आ गया, स्मॉल एम कैंसिल हो गया, वी स्क्वायर इज इक्वल टू टू जी कैपिटल एम अपॉन स्मॉल आर हो गया। ठीक है, अब जरा आते हैं कौन से फैक्टर दिए हुए हैं यहाँ पर। प्लेनेट जो है उसकी रेडियस दी हुई है, प्लेनेट हैविंग ट्वाइस द रेडियस एंड सेम डेंसिटी एज द अर्थ। तो मुझे यहाँ पर मास को डेंसिटी के टर्म्स में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, उसके बाद मेरा काम हो जाएगा। ठीक है, तो ट्वाइस जी एम हमने कर दिया रो इंटू आर क्यूब अपॉन नीचे आर। ठीक है, हाफ, हाँ ये हो गया। अब देखो तुम यहाँ पे फिर कहोगे कि मास में मैंने 4/3 पाई क्यों नहीं लिखा। ठीक है, इनफैक्ट मैं वो तो नहीं लिख रहा हूँ, जी को भी हटा दे रहा हूँ, टू को भी हटा दे रहा हूँ, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, मेरे लिए इंपॉर्टेंट चीज़ है डेंसिटी एंड रेडियस। ठीक है, तो 4/3 पाई मैंने नहीं लिखा, जी को और हटा दिया, समझ में आ गया। और अगर हम यहाँ पर अब देखें कि इन्होंने कहा है कि डेंसिटी भी सेम है प्लेनेट की और अर्थ की, तो डेंसिटी का भी कोई काम नहीं है। और आर क्यूब अपॉन आर क्या हो गया, आर हो गया, यानी वी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर। ठीक, तो हाँ बोलो, आर स्क्वायर, हाँ सॉरी आर स्क्वायर, वही मैं देख रहा था आंसर मैच नहीं कर रहा था। आर स्क्वायर, आर क्यूब अपॉन आर हो गया आर स्क्वायर। ठीक है, तो यानी वी इज प्रोपोर्शनल टू आर और डेंसिटी प्लैनेट की और रेडियस प्लैनेट की ट्वाइस द रेडियस, एक सेकेंड, प्लैनेट हैविंग ट्वाइस द रेडियस। हाँ, तो प्लैनेट की रेडियस है ट्वाइस ऑफ द रेडियस ऑफ अर्थ। ठीक है, तो एक मिनट, ये है अपॉन वेलोसिटी फ्रॉम अर्थ विल बी प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ अर्थ। ठीक है, तो ये जो रेशियो आया कितना आया, ट्वाइस ऑफ आर ई अपॉन आर ई, 2 हो गया। ठीक है, तो वेलोसिटी एट द प्लैनेट, स्केप वेलोसिटी फ्रॉम दैट प्लैनेट इज ट्वाइस ऑफ स्केप वेलोसिटी एट द अर्थ। ऐसा कौन सा ऑप्शन है, बी वाला ऑप्शन है, वी ई इज इक्वल टू वी पी अपॉन 2। ठीक है, तो फिफ्थ का बी हो गया। आगे बढ़ते हैं, पूछना है किसी को कुछ? सर मेरा क्वेश्चन थोड़ा सा समझ नहीं आया। हाँ, फिफ्थ वाला समझ में नहीं आया। सर अच्छा, मैंने यहाँ पर जो शॉर्टकट में स्केप वेलोसिटी के लिए लिखा है, यहाँ तक आइडेंटिफाई कर पा रहे हो? हाँ सर, ये आ गया। ठीक है, तो फिर उसके आगे कहाँ पे दिक्कत है? फिर मैंने मास को डेंसिटी इंटू रेडियस के टर्म्स में लिखा है, वॉल्यूम, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम से। फिर से पूरा डिटेल में करना है क्या? तुम यहीं पे
प्रॉब्लम हो रही है कि मैंने यहाँ पे कैसे कर दिया हाँ सर एग्जैक्टली। इस जगह पे? अच्छा, अब वो मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में उदित के में बताया था, तो मैंने सोचा अब समझ में आ गया होगा तुम्हें। वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2g, m को क्या लिखें, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, 4/3 पाई आर क्यूब इंटू डेंसिटी अपॉन आर। ठीक है, अब यहाँ पे ये हो गया 8/3 पाई जी आर क्यूब अपॉन आर से आर स्क्वायर आ गया, रो आ गया। ठीक है, ये किसके लिए लिख रहे हैं, प्लेनेट के लिए लिख रहे हैं, तो रेडियस ऑफ प्लेनेट, डेंसिटी ऑफ प्लेनेट, और बाकी टर्म्स तो कांस्टेंट है, कुछ ही सबके लिए सेम होंगे। फिर मैंने लिखा यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ इसके वेलोसिटी फ्रॉम द अर्थ, डिवाइड कर दिया। अर्थ वाले में भी सेम टाइप से फॉर्मूला बनेगा, बट रेडियस ऑफ अर्थ हो जाएगा, डेंसिटी ऑफ अर्थ हो जाएगा। ठीक है, ये कांस्टेंट कैंसिल हो गया, इसलिए मैंने ऊपर वहां पर इस जगह पे कांस्टेंट नहीं लिखा था। ठीक है, यहाँ से बनाने में मैंने कांस्टेंट को इग्नोर कर दिया था। मेरे लिए इंपॉर्टेंट थे कि आर स्क्वायर एंड रो। ठीक है, और रो भी दे रखा है कि प्लेनेट का और अर्थ का सेम है, तो फिर मेरे लिए इंपॉर्टेंट कौन है, रेडियस का स्क्वायर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इधर लेफ्ट साइड में वेलोसिटी, स्केप वेलोसिटी का भी स्क्वायर है, और इधर रेडियस का भी स्क्वायर है। स्क्वायर स्क्वायर में ये देखो ये रिलेशन है, तो मैंने डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी लगा दी। ठीक है, दोनों तरफ से स्क्वायर हट जाएंगे, तो दोनों तरफ की ऐसे प्रोपोर्शनैलिटी लगा दी। रेडियस ऑफ प्लेनेट इज ट्वाइस ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ, तो मैंने ये लिख दिया प्लेनेट की जो रेडियस है उसको ट्वाइस रेडियस ऑफ अर्थ लिख के आर ई कैंसिल हो गया, 2 आ गया रेशियो, वीपी ट्वाइस ऑफ वी हो गया। यहाँ पे देखो। यस सर। ठीक, और किसी को कोई डाउट तो नहीं है? प्रीवियस क्वेश्चन सारे समझ में आ गए? 6th क्वेश्चन पर आ जाते हैं। द escape velocity of an object on a planet whose z value is 9 times on the earth। ठीक है, escape velocity बतानी है उसकी। ठीक है, फ्रॉम द प्लेनेट हमें पता करना है, जिसके लिए क्या दिया हुआ है कि उस प्लेनेट पे जो g है वो 9 टाइम्स g ऑफ अर्थ है। ठीक है, और क्या दे रखा है, रेडियस ऑफ प्लेनेट इज 4 टाइम्स द रेडियस ऑफ अर्थ। ठीक है, तो वहां से हमें स्केप वेलोसिटी निकालनी है। स्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ तुम लोगों को याद होगा 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, अगर ये याद नहीं है तो तुमको ये करने में लंबा पड़ेगा, क्योंकि तुम पहले वेलोसिटी ऑफ अर्थ कैलकुलेट करोगे वैल्यूज पुट कर करके। ठीक है, कैपिटल जी कैपिटल एम, तो ये वैल्यू याद रहनी चाहिए। स्केप वेलोसिटी फ्रॉम अर्थ इज 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। अब क्या करोगे, तो वेलोसिटी ऑफ स्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला जरा लिख लेते हैं। तो मुझे फिर से नहीं याद है, तो मैंने हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर फिर से लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ से पता लगा कि वेलोसिटी ऑफ फ्रॉम द प्लेनेट विल बी, अच्छा डेंसिटी का यहाँ पे कोई काम है क्या? यहाँ डेंसिटी का काम नहीं है, लेकिन यहाँ पर मुझे स्मॉल जी का रेशियो दिया हुआ है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँ, जी कैपिटल एम को क्या कर दूँ, जी कैपिटल एम को स्मॉल जी आर ऑफ द प्लेनेट स्क्वायर कर दूँ। ठीक है, अच्छा नीचे भी आर प्लेनेट ही है, और ऊपर जी आर पी स्क्वायर लिख दें। सब लोगों को ये मैंने कन्वर्जन बता रखा है कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कहाँ से आया ये, जी एम अपॉन आर स्क्वायर, यहाँ से आया ये आर स्क्वायर इधर मल्टीप्लाई कर दिया, तो जी आर स्क्वायर इज इक्वल टू जी कैपिटल एम। ठीक है, तो मैंने जी कैपिटल एम को स्मॉल जी आर प्लेनेट स्क्वायर कर दिया, वेयर जी कौन सा, प्लेनेट का जी। ठीक है, प्लेनेट का जी इंटू आर पी स्क्वायर इंटू मास ऑफ दी ऑब्जेक्ट, ये तो कैंसिल होना ही है, इधर ये एम कैंसिल हो जाएंगे, तो इसकी तो कोई काम है ही नहीं। ठीक है, अच्छा ये नीचे 2 है, रेशियो लोगे तो ये भी चला जाना है। ठीक है, तो मेरा अब क्या आ गया, वेलोसिटी इसके वेलोसिटी एट द प्लेनेट अपॉन इसके वेलोसिटी एट द अर्थ स्क्वायर। कौन से फैक्टर इंपॉर्टेंट है, जी पी अपॉन जी ई मीन्स अर्थ पर जो जी की वैल्यू है नॉर्मली जो होती है, और आर पी स्क्वायर अपॉन आर रेडियस ऑफ अर्थ स्क्वायर। ठीक है, नाउ जी पी अपॉन जी कितना दिया है, 9 दिया है। प्लेनेट पर अर्थ जो रेडियस वो है स्मॉल जी है 9 टाइम्स है, और प्लेनेट की रेडियस कितना टाइम्स है, 4 टाइम्स है। ठीक है, अच्छा आर पी का स्क्वायर मैंने सही किया है, आर पी का स्क्वायर, अच्छा ये आर पी से कैंसिल हो गया ना, स्क्वायर चला गया। ठीक है, ऊपर वाला जो मैंने लिखा है वो नीचे वाले आर पी से कैंसिल हो गया, तो जी पी आर पी बचा है बस, जी पी आर पी। ठीक है, तो ये स्क्वायर्स नहीं रहेंगे यहाँ पर, आर इस पी के ऊपर जो लिख देते हैं। अब ये रेडियस ऑफ द प्लेनेट अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ क्या है, 4 है, तो वी पी अपॉन वी क्या हो गया, अंडर रूट लोगे 9/4 का, तो 3 × 2 6 आ गया।
यानी वेलोसिटी escape velocity एट द प्लेनेट इज 6 टाइम्स escape velocity ऑफ अर्थ। देख लो कौन सा आंसर 67.2 आ जाएगा ये। ये स्टेप समझ में आया सबको? मैंने जी आर स्क्वायर रख दिया कैपिटल जी इंटू कैपिटल एम को, ये कैपिटल जी कैपिटल एम को स्मॉल जी और आर पी स्क्वायर लिख दिया था। नीचे आर पी पहले से था तो वो स्क्वायर चला गया, ठीक है। और मास ऑफ द बॉडी वो तो मेरे हाफ एम वी स्क्वायर वाले एम से कैंसिल हो चुका है पहले ही, ठीक है। तो वी स्क्वायर का ये फॉर्मूला जी पी आर पी बना। अगर मैं फॉर्मूला नहीं बना, ये रेशियो में जब लेना होगा तब मैं ऐसा लिख सकता हूँ, ठीक है। जी पी आर पी अपॉन जी ई आर ई। यहां तक समझ में आ गया सबको? डेविड, फैज, क्या आगे बढ़ सकते हैं? समझ में आ गया? यस सर। ओके, श्रीदा, शुभांकर, Yes, sir. शुभांकर आर यू देयर? Yes, sir. बोलो, कुछ पूछना है तो तुम लोग साइलेंट नहीं रहो, कुछ पूछना हो तो बताओ, मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। समझ में आया ये वाला क्वेश्चन? मुझे एक बार हाँ, कौन? एक बार और हाँ, क्या चीज, कौन सा क्वेश्चन? सर कौन फिफ्थ सा? क्वेश्चन मुझे एक बार और डाउट था। फिफ्थ क्वेश्चन जो इससे पहले प्रीवियस पेज पे था? यस सर। ओके ओके, ठीक है, ले लेते हैं। और सिक्स्थ क्वेश्चन आ गया समझ में? ओके, चलो एक मिनट, जरा फिफ्थ पे वापस आ जाते हैं। यहाँ बड़ा गंदा सा हो गया ये। फिफ्थ क्या था? ये वाला हाँ, इसको सर इसमें डेंसिटी सेम दी है, तो उसमें हमें डेंसिटी दिया था जब हमने हाँ, मैं इसको पूरा डिटेल में कर दे रहा हूँ, ठीक है, कोई शॉर्टकट नहीं। शॉर्टकट इसलिए बताता हूँ कि तुम लोग एग्जाम में उस तरह से सोचो, लेकिन जब अभी बेसिक नहीं क्लियर हुआ है तो फिर शॉर्टकट नहीं। दोनों स्केप वेलोसिटीज हैं, तो स्केप वेलोसिटी के लिए मैं शुरुआत यहाँ से कर रहा हूँ। हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन रेडियस ऑफ द प्लेनेट। और ये रेडियस ऑफ द प्लेनेट तब होता है जब हम स्केप वेलोसिटी फ्रॉम द सरफेस ऑफ द प्लेनेट लेते हैं। अगर मुझे स्केप वेलोसिटी फ्रॉम सम हाइट चाहिए, कुछ अलग ही आर डैश है, ठीक है, अगर मुझे यहाँ से फेंकना है इसके वेलोसिटी चाहिए तो मैं रेडियस ऑफ अर्थ जो भी प्लेनेट है वो रखूँगा। और अगर सरफेस से बाहर किसी पॉइंट से फेंकने में इसके वेलोसिटी चाहिए तो मुझे वो आर रखना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी तो हम सारी बातें हम सरफेस से स्केप वेलोसिटी की कर रहे हैं। मेंशन नहीं भी हो तो स्केप वेलोसिटी फ्रॉम द सरफेस ऑफ द प्लेनेट लेंगे। तो ये हमारा क्या है? दिस आर इज रेडियस ऑफ द प्लेनेट, ठीक है। प्लेनेट अर्थ भी हो सकता है, तो मैं भी जनरल बात कर रहा हूँ। अब क्योंकि यहाँ पर डेंसिटी की बात आ गई कि डेंसिटी सेम है, तो मैं जो मास ऑफ द प्लेनेट है उसको वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब इंटू डेंसिटी, एंड ये आर और ये आर दोनों ही प्लेनेट के ही हैं तो दोनों सेम है, ठीक है। ये वाला आर और ये वाला आर दोनों सेम है, ठीक है। तो अब क्या किया जाए? तो जी 4/3 पाई आर क्यूब रो अपॉन आर कैंसिल करोगे तो 4/3 पाई जी आर क्यूब अपॉन आर से आर स्क्वायर हो गया इंटू रो हो गया, और लेफ्ट साइड में 1/2 वी स्क्वायर है, ठीक है। अब अगर मैं कहूँ कि ये जो है प्लेनेट के लिए डिनोट कर रहा है तो मैंने यहाँ पी लिख दिया है, तो राइट साइड में रेडियस में प्लेनेट पी डालना पड़ेगा और डेंसिटी में पी डालना पड़ेगा। फिर अर्थ के लिए लिख रहे हैं तो अर्थ का ऐसे लिख दिया, और वहाँ पे 4/3 पाई जी में तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, रेडियस ऑफ अर्थ डेंसिटी ऑफ अर्थ। जब रेशियो लोगे तो वी पी स्क्वायर अपॉन वी ई स्क्वायर लिया, और रेडियस ऑफ प्लेनेट अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर हुआ। सॉरी, मैंने रो स्क्वायर गलत लगा दिया है, यहाँ रो पे स्क्वायर नहीं है। और जब रेशियो ले रहे हो तो रो तो दोनों की इक्वल है, क्वेश्चन में दे रखा है, कैंसिल हो गए, ठीक है। अब ये जब रेशियो लोगे तो ये स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएंगे, तो यानी कि वी पी अपॉन वी ई इज इक्वल्स टू आर पी अपॉन आर ई। क्वेश्चन में दिया है कि प्लेनेट की रेडियस ट्वाइस ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ है, ठीक है। तो यहाँ से वी ई इज इक्वल्स टू हाफ वी पी आ गया, जो कि तुम्हारा ऑप्शन बी है, ठीक है। तो इसको शॉर्टकट में मैंने क्या किया था? मैंने शॉर्टकट में ये देखा कि स्मॉल वी जो हमारा ये है स्केप वेलोसिटी है, ये प्रोपोर्शनल, यहाँ पे देखो जितने कांस्टेंट टर्म्स हैं जी हटा दो, हाफ हटा दो, और एम में जब एम को फर्दर लिखा हमने इसके आर क्यूब और रो के टर्म्स में, तो आर क्यूब रो अपॉन आर हो गया था, तो यहाँ से आर स्क्वायर रो आया था।
और रो भी कांस्टेंट दे रखा है, तो मैं सीधे स्मॉल आर स्क्वायर पे चला गया और मैंने कहा कि अगर प्लेनेट का रेडियस ट्वाइस है तो रेडियस ट्वाइस होने से वी भी क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, एक मिनट, यहाँ पे 4, हाँ वी स्क्वायर इधर है ना, वी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, एंड यहाँ से पता लगा कि v इज प्रोपोर्शनल टू r, और फिर यहाँ से देख लिया कि r डबल होने से v डबल हो गया। ठीक है, तो कम लिखो, शॉर्ट में करो तो एरर भी कम होती है और जल्दी भी होता है। ठीक है, अभी मैंने तुम्हें समझाने के लिए जो पूरा लिखा वो बहुत लंबा मेथड था, लेकिन वो पहली बार दूसरी बार करने में पूरा लंबा मेथड करके कॉन्फिडेंस गेन कर लो, फिर शॉर्टकट लगाओ। ठीक है, अल्टीमेटली जब तुम प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हें एग्जाम के हिसाब से सोचना है कि आज मैं सपोज एक क्वेश्चन को मैं 2 या 3 बार करके और शॉर्टकट निकाल के समझ जाऊं, तो हो सकता है कि मुझे आधा घंटा लग जाए उस क्वेश्चन को बार बार करने में, लेकिन आज आधे घंटा का मेहनत और तुम्हारा एग्जाम टाइम में वो अगर 5 सेकंड भी सेव कर दे, और ये ज़्यादा इसमें एरर के भी चांसेस कम है जो हम शॉर्टकट देख रहे हैं, तो 5 सेकंड तो सेव हो ही रहा है, साथ में एक्यूरेसी बढ़ रही है। तो ये हमारा हमेशा एफर्ट होना चाहिए कि आज हमारा चाहे आधा घंटा लग जाए चाहे 1 दिन लग जाए, लेकिन एग्जाम टाइम का 5 सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज तो तुम्हारे पास टाइम प्लेंटी में है, तुम जितना टाइम लगाना चाहो लगाओ। एग्ज़ाम के वो 2-3 आवर जो होते हैं वो शॉर्टेज में होते हैं। ठीक है, चलो, तो सारी प्रैक्टिस इसीलिए करी जाती है कि तुम एग्ज़ाम टाइम में बेस्ट वे में कर पाओ। तो हम लोगों ने 7th क्वेश्चन अभी ट्राई किया है क्या? 7th नहीं किया है क्योंकि यहाँ ना ये आ गया। तो स्केप वेलोसिटी तो बहुत बार यहाँ पे डिराइव हो चुकी है, तो स्केप वेलोसिटी का मैं फॉर्मूला ले लेता हूँ डायरेक्ट। हाफ mv स्क्वायर इक्वल टू g कैपिटल M अपॉन स्मॉल r, mm कैंसिल, v स्क्वायर इज इक्वल टू 2g कैपिटल M अपॉन r। तो यहाँ से स्केप वेलोसिटी आ गई √2g कैपिटल M अपॉन r। ठीक है, और √2 अपॉन r और इसको g r e स्क्वायर लिख देते हैं। ठीक है, अब ये स्मॉल r और r e दोनों सेम कब होते हैं? जब हम अर्थ सरफेस पर बात कर रहे हो। तो यहाँ स्केप वेलोसिटी में कुछ मेंशन नहीं है कितनी हाइट पर, मोस्ट प्रोबेबली वो अर्थ की सरफेस पर ही बात हो रही है, तो यहाँ पर इसको रेडियस ऑफ अर्थ ही लिख दो, तो ये कैंसिल होकर के √2gr बन गया। ठीक है, अब तुम चाहे फर्स्ट वाला ये वाला एक्सप्रेशन भी लिखो, मेरा काम हो जाएगा इस क्वेश्चन में। ठीक है, मैंने ये स्मॉल जी के टर्म्स में लिखना मेरे लिए कंपलसरी नहीं था, बस मैं एक बार याद दिलाना चाह रहा था कि ये भी होता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो इस बार क्या बोला गया है यहाँ पर? ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या पूछा गया? हाँ, रेशियो, स्केप वेलोसिटी एंड ऑर्बिटल वेलोसिटी में रेशियो पूछा है। तो अब ऑर्बिटल वेलोसिटी पर आ जाओ, उसमें क्या होता है? सेंट्रीपिटल फोर्स mv स्क्वायर अपॉन r इज इक्वल्स टू gmm अपॉन r स्क्वायर, ये होता है। ठीक है, हम ऑर्बिटल वेलोसिटी कहाँ पे देख रहे हैं? क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, अच्छा दिया है, और सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस कैपिटल R। ठीक है, तो हम उसी रेडियस पर ही देख रहे हैं जो सरफेस की रेडियस है, यानी वेरी नियर टू अर्थ सरफेस। ठीक है, तो ये भी कैपिटल R है, ये भी कैपिटल R है, एक तो स्क्वायर कैंसिल हो गया, एक स्मॉल m कैंसिल हो गया, तो v स्क्वायर क्या आ गया? g कैपिटल M अपॉन कैपिटल R आ गया। तो यहाँ से v इज इक्वल टू √gm अपॉन कैपिटल R हो गया। ठीक है, अब तुम इसको और इसको देखो तो कितना फ़र्क है। अगर मैं v को लिखूं तो √2 का एक फैक्टर दिख रहा है कि ये वेलोसिटी ऑफ ऑर्बिटल वेलोसिटी से बस √2 टाइम्स ज़्यादा है, और ये चीज़ हमने जब ऑर्बिटल वेलोसिटी निकाली थी तब कंपेयर करके बताया भी था क्लास में। ठीक है, कि अर्थ इसके वेलोसिटी इज √2 टाइम्स थी ऑर्बिटल वेलोसिटी। ठीक है, बट ये ऑर्बिटल वेलोसिटी और उस ऑर्बिट की है जो रेडियस अर्थ की रेडियस के बराबर ही है। ठीक है, अगर हाइट ज़्यादा हो जाएगी, रेडियस के सामने निग्लिजिबल नहीं होगी, तब चेंज करना पड़ेगा। तो आया समझ में? बोलो, अंडरस्टूड? 7th क्वेश्चन समझ में आ गया सबको? कोई रिप्लाई नहीं आ रहा? 7th क्वेश्चन आया समझ में? यस सर। वेलोसिटी ऑफ स्केप वेलोसिटी एंड ऑर्बिटल वेलोसिटी के अगर तुम्हें एक्सप्रेशंस याद हैं, ये तो अब तक याद भी हो जाने चाहिए। ठीक है, ये इतना ज़्यादा यूज़ होते हैं ये एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन कि तुमको ये चीज़ पता ही रहनी चाहिए थी। तुम्हारे लिए ऐसा नहीं होना चाहिए था कैलकुलेट करके निकालना पड़ रहा है। नेक्स्ट अभी बोल रहा है
8th क्वेश्चन, अ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, मैंने तुम लोगों को कुछ बताया था इक्वेटर से रिलेटेड, क्या बताया था तुम लोग को याद है? मैंने ऐसे अर्थ में ऑर्बिट्स दिखाई थी कि पूछा था कि कौन से में हो सकता है, तो एक ऐसी रेडी ऑर्बिट दिखाई थी, एक ऐसे दिखाई थी और एक ऐसे दिखाई थी, उनको नंबर दिए थे 1 2 3। तो कौन सी वाली जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की ऑर्बिट तब हम लोगों ने कंक्लूजन किया था? 2। अच्छा 1 क्यों नहीं किया था? 1 में क्या प्रॉब्लम थी? 1 वाले में क्या प्रॉब्लम है? हम्म, 1 में बताओ जरा क्या प्रॉब्लम है? वो शायद सेंटर के ऊपर से ऊपर नहीं जा रही। सर उतनी ऑर्बिटल वेलोसिटी नहीं मिलेगी उसको, इतनी उसको ऑर्बिटल वेलोसिटी नहीं मिलेगी मतलब क्यों नहीं मिलेगी? कौन देता है ऑर्बिटल वेलोसिटी? पर वो सेंटर से पास होने हो रही थी। क्या चीज सेंटर से पास होने वाली थी? सैटेलाइट सेंटर से पास होते हुए ऊपर से उसके। सैटेलाइट सेंटर के थ्रू जाती है, अर्थ के सेंटर से पास होती है। कौन सी सैटेलाइट अर्थ के सेंटर से निकलती है? सेंटर की, अर्थ के सेंटर से होके कोई सुरंग बनी हुई है जिसमें से पास होगी? हाँ भाई, किसी को भी याद नहीं है? ये सारा डिस्कशन तुम लोग सुनते भी हो ध्यान से, बट हाँ जो भी जना ये सेंटर की बात कह रहा है उसको थोड़ा थोड़ा याद है एटलीस्ट, बाकी लोगों से तो बेटर है कि सेंटर का कुछ जिक्र कर रहे हो। सर इक्वेटोरियल प्लेन से रिलेटेड था। रिलेटेड था तो क्या था वो पॉइंट, क्या था? नहीं पता किसी को भी? अच्छा देखो ऐसा था, किसी भी सर्कुलर मोशन के लिए हमें सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए होता है। अब कोई ऑब्जेक्ट अगर ये ऑर्बिट नंबर 1 में यहाँ पर है तो उस पर फोर्स कौन सा लग रहा है? उस पर फोर्स लग रहा है अर्थ की ग्रेविटी, जो कि अर्थ के सेंटर की तरफ होगी। जबकि जो ये मैं ऑर्बिट दिखा रहा हूँ उसमें फोर्स किधर चाहिए? उसमें तो फोर्स उस ऑर्बिट के सेंटर की तरफ चाहिए। तो कोई मुझे नेट फोर्स चाहिए उस जो भी तुम ऑर्बिट चूज कर रहे हो उसके सेंटर की तरफ। तो अगर ऑर्बिट का सेंटर अर्थ के सेंटर से अलग हुआ तो अर्थ की ग्रेविटी फिर उसको उस ऑर्बिट में घूमने नहीं देगी, ऑर्बिटल मोशन करने नहीं देगी। ठीक है, तो अर्थ के अराउंड अगर किसी भी सैटेलाइट का सर्कुलर मोशन कराना है यूजिंग दिस फोर्स ऑफ ग्रेविटी, तो वो उसका उस ऑर्बिट का सेंटर अर्थ का सेंटर ही होना चाहिए। ठीक है, अर्थ के अराउंड कोई भी सैटेलाइट का मोशन ऐसा नहीं हो सकता जिसका कि ऑर्बिटल सेंटर अर्थ के सेंटर से अलग हो। इसलिए तो ऑर्बिट 1 रिजेक्ट हो गई। ऑर्बिट 3 क्यों रिजेक्ट हुई थी? बोलो जरा, ऑर्बिट 3 क्यों रिजेक्ट हुई थी? क्योंकि जियो स्टेशनरी है। ये जियो स्टेशनरी में अर्थ रोटेट कर रही है ऐसे, वो सैटेलाइट कर रही है ऐसे, तो इनमें कभी रिलेटिव मोशन जीरो ऐसा हो ही नहीं सकता। जियो स्टेशनरी में अर्थ के रिस्पेक्ट में सैटेलाइट का ऑर्बिटल वेलोसिटी या एंगुलर वेलोसिटी रिलेटिव वाली जीरो होनी चाहिए। ठीक है, वो यहाँ पर हो ही नहीं सकती, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि अर्थ भी रोटेट कर रही है अलग डायरेक्शन में। और ऐसे तुम सोचो लीनियर वाले अगर एग्जांपल दूं कि 2 कार अलग अलग डायरेक्शन में जा रही हैं, एक ऐसे जा रही है एक जैसे जा रही है, कभी कोई ऐसी पॉसिबल वैल्यू नहीं है इनकी वेलोसिटी v1 एंड v2 के मैग्नीट्यूड ऐसे पॉसिबल नहीं कि इनकी रिलेटिव वेलोसिटी जीरो हो जाए। रिलेटिव वेलोसिटी जीरो होने के लिए v1 वेक्टर और v2 वेक्टर दोनों को इक्वल होना पड़ेगा, यानी कि दोनों को सेम डायरेक्शन में होना पड़ेगा और मैग्नीट्यूड भी सेम होने पड़ेंगे, तभी रिलेटिव वेलोसिटी जीरो होगी। तो सिमिलरली ये जो इनकी ऑर्बिटल वेलोसिटीज हैं उनको सेम डायरेक्शन में होना चाहिए। ठीक है, तो फिर पॉसिबल क्या हुआ? ओनली ऑर्बिट 2 पॉसिबल हुआ। ठीक है, यानी कि इक्वेटोरियल प्लेन में होना चाहिए। अब ऑप्शन देखो,
कहीं इक्वेटोरियल प्लेन मेंशन है? कहीं मेंशन नहीं है इक्वेटोरियल प्लेन, कहाँ पे? सर नहीं है मेंशन। नहीं है मेंशन, तो फिर अब जरा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। मैं डी से शुरू करता हूँ। इट इज स्टेशनरी इन दी स्पेस। सुनने में तो लग रहा है कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है, तो स्टेशनरी होनी चाहिए, बट ये आंसर रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? हम तो रिलेटिव वेलोसिटी देखते हैं। हाँ, हमारे रिलेटिव वो स्टेशनरी है, स्पेस में वो स्टेशनरी नहीं है। ठीक है, अर्थ मूव कर रही है तो उसको हमारे रिलेटिव स्टेशनरी होने के लिए साथ में मूव करना पड़ेगा। अगर कोई ट्रेन चल रही हो और उसके पैरेलल में रोड पर कार चल रही हो, अगर उनको एक दूसरे के रिलेटिव स्टेशनरी रहना है और एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, सपोज ट्रेन तो चल रही है पक्का पता है, तो ये श्योर है कि कार स्टेशनरी नहीं हो सकती अगर कार को ट्रेन के साथ पैरेलल में चलना है तो, रिलेटिव मोशन जीरो रखते हुए। ठीक है, तो ये स्टेशनरी नहीं हो सकती। मूव्स फास्टर देन नियर अर्थ सैटेलाइट, ये चीज़ पॉसिबल है क्या? ये कुछ अलग ही बात हो गई, इसको तुम्हें अलग से जज करना पड़ेगा कि ये सही है कि नहीं है। तो ये कह रहे हैं कि ये अर्थ है, अर्थ के अराउंड सपोज दिस इज ऑर्बिट नंबर 1 एंड दिस इज जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। ठीक है, तो नियर अर्थ जो ऑर्बिट है, नियर अर्थ ऑर्बिट, उसमें ज़्यादा स्पीड रहेगी कि जियो स्टेशनरी जो ज़्यादा हाइट पर है उसमें ज़्यादा होगी? किसमें ऑर्बिटल स्पीड ज़्यादा होगी? तो स्पीड का रेडियस से क्या रिलेशन है? ऑर्बिटल स्पीड अभी हमने निकाली थी, mv² r = gmm/r², mm कैंसिल हो गया था तो v² प्रोपोर्शनल टू 1/r आया था। तो अगर नीचे r स्मॉल होगा तो v ज़्यादा होगा, रेडियस ऑफ द ऑर्बिट कम होगा तो वेलोसिटी ज़्यादा होगा। तो नियर अर्थ ऑर्बिट में तो स्पीड फास्ट होगी। ठीक है, तो अगर मैं कंपेयर कर रहा हूँ कि जियोस्टेशनरी सैटेलाइट की स्पीड फास्टर है क्या? नो, वो उसकी स्पीड कम होगी, तो ये भी रॉन्ग हो गया। ठीक है, डी भी रॉन्ग हो गया। बी पर आ जाओ, हैज़ टाइम पीरियड लेस देन दैट ऑफ द नियर अर्थ सैटेलाइट, अगर स्पीड उसकी कम हो गई, टाइम पीरियड या तो टाइम पीरियड का डायरेक्ट तुम देख लो, मैंने तुम लोग को T2 वाला बताया था। ठीक है, T2 r³ के प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो यहाँ से तुम देख सकते हो कि किसका टाइम पीरियड ज़्यादा होगा, जिसकी रेडियस ज़्यादा होगी। तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का तो रेडियस ज़्यादा है तो टाइम पीरियड ज़्यादा होगा, नियर अर्थ सैटेलाइट का कम होगा। ठीक है, तो इस हिसाब से बी भी रॉन्ग हो गया। अब ए क्या है? रिवॉल्व्स अबाउट द पोलर एक्सिस। तो ये क्या है? पोलर एक्सिस क्या होता है? तो पोल टू पोल, सपोज यहाँ पर एक पोल है, यहाँ पर एक पोल है, इनको तुम मिला दो तो ये पोलर एक्सिस हो गई। तो रिवॉल्व्स अराउंड पोलर एक्सिस, यस बात सही है, ऐसे रिवॉल्व कर रही है तो ये पोलर एक्सिस के अराउंड रिवॉल्व कर रही है। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, तो आंसर ए इज करेक्ट। फॉर अ सैटेलाइट स्केप वेलोसिटी इज 11 किलोमीटर पर सेकेंड, ये तो पता ही है तुम्हें। इफ दिस सैटेलाइट इज लॉन्च्ड एट एन एंगल 60 डिग्री विद द वर्टिकल देन स्केप वेलोसिटी विल बी। तो मैंने एक बार तुम्हें बताया था स्केप वेलोसिटी एंगल पे डिपेंड नहीं करती है। क्यों नहीं करती है? क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी या एनर्जी जो हम टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन करते हैं तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, ये सब स्केलर क्वांटिटीज हैं। ठीक है, तो इसलिए ये तुम्हारी 11 जो है वही रहेगी। तो 9th में फर्स्ट ऑप्शन सही है। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ स्पेसक्राफ्ट रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ एट ए हाइट ऑफ 120 किलोमीटर, व्हाट विल हैपन टू द बॉल। अब तुमने स्पेसक्राफ्ट से बॉल को छोड़ दिया बाहर, ठीक है, तो क्या होगा? चलती हुई बस से बॉल को ड्रॉप करते हो तो वहीं रह जाती है, पीछे रह जाती है, बस आगे बढ़ जाती है। ठीक है, लेकिन उसमें भी अगर तुम ध्यान से देखो कि बॉल तुम्हें ड्रॉप करी है तो अगर बस कांस्टेंट स्पीड से चल रही हो तो जब तक बॉल ग्राउंड हिट नहीं करी है तुम्हें वो अपने साथ चलते हुए दिखेगी। ठीक है, ग्राउंड पे कोई आदमी खड़ा होगा तो उसको बस के साथ आगे जाते हुए दिखेगी और नीचे की भी गिरते हुए दिखेगी। ठीक है, कुछ अगर मैं ग्राउंड पे खड़ा होकर के बॉल को देखूं कि ये बॉल है और तुमने बस में से इसको ड्रॉप किया है, बस इधर जा रही है,
ठीक है, तो जितना बस इधर मूव करेगी कांस्टेंट वेलोसिटी से, उतना ही बॉल भी मूव करेगी। और ग्राउंड पे कोई आदमी खड़ा होगा तो बॉल इस तरह से जाते हुए दिखेगी। ठीक है, प्रैक्टिकली एक फैक्टर मैं निगलेक्ट कर रहा हूँ, एयर का ड्रैग को मैं निगलेक्ट कर रहा हूँ। तो ड्रैग जो है अदरवाइज थोड़ा सा बॉल को पीछे रखेगा, बस आगे निकल जाएगी। ठीक है, लेकिन ड्रैग को इग्नोर करते हैं हम यूजुअली एनालिसिस में, तो वो बस के साथ साथ ही हॉरिजॉन्टली चलेगी। और एक उसमें ग्रेविटी की वजह से वर्टिकल मोशन एडिशनल है। ठीक है, तो अब मैं स्पेसक्राफ्ट की बात करूँ कि स्पेसक्राफ्ट का मोशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? ग्रेविटी। अगर तुमने बॉल को बाहर छोड़ भी दिया, रिलीज कर दिया, तो उस बॉल पर भी तो ग्रेविटी लग रही है। जैसे वो स्पेसक्राफ्ट के अंदर थी तब उस पर अर्थ की ग्रेविटी लग रही थी, वैसे ही बाहर होगी तब भी लगेगी। ठीक है, तो उसका मोशन चेंज करने के लिए कुछ हमने फोर्स चेंज नहीं किया, जो पहले फोर्स लग रहा था वही अभी भी लग रहा है। तो जैसे वो स्पेसक्राफ्ट के अंदर मूव कर रही थी, तुम्हारे हाथ में थी, या जैसे भी स्पेसक्राफ्ट की रिलेटिव स्टेशनरी थी, वैसे ही वो रिलीज करने पर भी स्टेशनरी रहेगी, यानी कि वो स्पेसक्राफ्ट के साथ साथ मूव करेगी। तो इट विल कंटिन्यू टू मूव विद वेलोसिटी v अलोंग द ओरिजिनल ऑर्बिट ऑफ द स्पेसक्राफ्ट, ऑप्शन ए। ठीक है, तो किसी को कोई दिक्कत तो नहीं, यहां तक समझ में आ गया? चलो, तो अब हम लोग जरा सा 5-10 मिनट बचाए तो सेंटर ऑफ मास पर आ जाते हैं। किसी को वो जो मैंने सेंटर ऑफ मास कैलकुलेशन कोन वगैरह की करी थी, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? सर उसकी आप एक बार वीडियो डाल दीजिए वीडियो में। क्या चीज़? सर वीडियो अपलोड कर देते हैं आप उसकी क्लास में। वीडियो उस दिन क्या हुआ, मैं अभी 2 दिन या 3 दिन शायद लगातार में हो गया कि मेरा उस समय बीच में लाइट चली गई थी। तुमको याद होगा मैंने बताया था कि भाई 4-5 मिनट का डिस्टर्बेंस आया था। तो उस समय जो रिकॉर्डिंग हो रही थी तो वो सेव प्रॉपरली नहीं हुई। ठीक है, वैसे तो इन्वर्टर सही काम करता तो कंप्यूटर ऑफ नहीं होता है लाइट जाने पर, लेकिन वो इन्वर्टर में कुछ प्रॉब्लम आ गई है। तो तीनों बार ऐसा हुआ कि क्लास चल रही थी और लगभग 45 मिनट के करीब हो गया होगा, उसके बाद वो लाइट चली गई। ठीक है, तो कंप्यूटर सेव नहीं हुआ ढंग से, वो फाइल तो करप्ट है, वो चल नहीं रही है, इवन VLC प्लेयर में भी नहीं चल रही है। तो ठीक है, तो वो वाली वीडियो अवेलेबल नहीं है। ओके सर। अच्छा चलो, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब एक सेंटर ऑफ मास पर हम लोग पहुंच जाते हैं। सेंटर ऑफ मास में अब हम वो फाइंडिंग द सेंटर ऑफ मास वाला काम हमारा ओवर हो चुका है। अब हम जो टॉपिक कर रहे हैं उसका नाम है डायनामिक्स ऑफ सेंटर ऑफ मास। डायनेमिक्स ऑफ सेंटर ऑफ मास थोड़ा थोड़ा हम लोग पहले कर चुके हैं इस चीज़ को। तो कुछ पॉइंट्स लिखते हैं। सबसे पहले तो RCM की डेफिनेशन तुम्हें पता ही है, m1r1 प्लस m2r2 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, फिर r को अगर मैं डिफ्रेंशिएट कर दूं तो VCM आ जाता है। ठीक है, और राइट साइड में भी डिफ्रेंशिएट करोगे तो बिल्कुल वैसा ही फॉर्मूला बनता है। ये सब CBSE क्लास में हो चुका है तो मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, ऊपर क्या है, पोजीशंस हैं, ये पोजीशन वेक्टर्स हैं R1 R2। यहाँ पे क्या हो गया, वेलोसिटीज आ गई सब जगह पर। ठीक है, एक बार और डिफ्रेंशिएट कर दो इसको तो क्या हो जाएगा, तो उससे एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास बन जाएगा, m1a1 प्लस m2a2 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, ऐसे एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास हो गया। अगर मैं नीचे से ये डिनोमिनेटर में टोटल मास है m1 प्लस m2 मतलब सिस्टम का टोटल मास, इसको इधर ले जाऊं तो ये क्या हो गया, m1 प्लस m2 या टोटल मास ऑफ द सिस्टम इंटू ACM इज इक्वल्स टू m1a1 प्लस m2a2 हो गया। ठीक है, और ये तुम्हारा जो लेफ्ट साइड में है इसको मैं ये कह सकता हूँ कि ये हमारा टोटल F नेट है। ठीक है, और राइट साइड में m1a1 m2a2 ये क्या होंगे, ये मास 1 पे लगने वाला नेट फोर्स होगा, इधर ये मास 2 पर लगने वाला नेट फोर्स होगा। ठीक है, तो ये जितने टर्म मैंने लिख दिए ये सारे आपस में इक्वल हो गए। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 4 टर्म लिखे हैं, 4 में कोई भी टर्म्स को किसी के भी इक्वल लिखना चाहो तो लिख सकते हो।
ठीक है। F1 F2 क्या है? नेट फोर्सेज ऑन पार्टिकल 1 एंड 2, और F नेट क्या है? जो 1 और 2 का मिला के सिस्टम है उस पर नेट फोर्स। ठीक है, तो अब मैं जरा यहां से मैं ये लिख सकता हूं, F नेट इज इक्वल्स टू टोटल मास, ठीक है, ये टोटल मास है, इनटू m टोटल ऐसे लिख दूं या केवल कैपिटल M लिख दूं तो समझ जाओगे। कैपिटल M यूजुअली हम टोटल मास के लिए यूज करते हैं। ठीक है, ये टोटल मास इनटू ACM, ठीक है, इज इक्वल्स टू समेशन MI AI वेक्टर, ऐसे लिख लो। ठीक है, ये आ गया, लिख गया। अब इसका हम आगे यूज करेंगे। क्या लिखा था हमने? समेशन F, ठीक है, समेशन F या F नेट इज इक्वल्स टू टोटल मास इनटू A सेंटर ऑफ मास। ठीक है, यहां से हम कुछ कंक्लूजन ड्रॉ कर रहे हैं। इफ F net is equals to 0, this implies A of center of mass is 0। ठीक है, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन, सेंटर ऑफ मास को एक पॉइंट होता है ना, सेंटर ऑफ मास इज अ पॉइंट, उस पॉइंट का एक्सेलरेशन 0 हो गया। ठीक है, इफ F net is 0, this implies velocity of CM doesn't change। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। अगर एक्सेलरेशन किसी पॉइंट का 0 है तो वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है। ठीक है, एंड इससे फर्दर हम कह सकते हैं इसका स्पेशल केस, इफ UCM इज 0, U मतलब इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, अगर इनिशियली इफ CM इज इनिशियली एट रेस्ट, then VCM is 0, that is CM will continue to be at rest। कब? जब F net is 0। F net 0 होगा, और अगर ऑब्जेक्ट सपोज कई सारे पार्टिकल हैं जो कि इनिशियली स्टेशनरी थे, ठीक है, जैसे तुम्हारी गन है, गन से फायर कर रहे हैं, तो फायर करने से पहले तो गन और बुलेट दोनों स्टेशनरी होते हैं, तो CM भी स्टेशनरी हो गया। ठीक है, और पार्टिकल सारे स्टेशनरी हैं तो CM भी स्टेशनरी है। तो अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा है तो CM में कोई वेलोसिटी नहीं आएगी, भले उसके कंपोनेंट मूव करने लग जाएं। एक बॉम्ब है, बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, ठीक है, बॉम्ब से थाउजेंड्स ऑफ द उसके फ्रैगमेंट्स निकले, लेकिन इनिशियली तो बॉम्ब स्टेशनरी था, तो एक्सप्लोजन के बाद जो फ्रैगमेंट्स का जो सेंटर ऑफ मास होगा वो भी वहीं पर रुका रहेगा जहां इनिशियल बॉम्ब था। ये बात समझ में आ गई? सही बात रिपीट कर सकते। मैंने जो स्टेटमेंट दिया ना, इसका मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ, वही बॉम्ब वाला मैं लिखवा देता हूँ। दैट इज, या एग्जाम्पल, चलो एग्जाम्पल, अब स्टेशनरी बॉम्ब एक्सप्लोड्स, देन क्या होगा? CM of all the fragments, CM of system of, ठीक है, system of all the fragments of the bomb will remain stationary where it was earlier before explosion। अब बताओ कोई दिक्कत है समझने में इस चीज को? ठीक है, बॉम्ब एक्सप्लोजन से पहले क्या था? स्टेशनरी था, तो उसका CM भी स्टेशनरी था। अब जब एक्सप्लोजन हुआ तो बॉम्ब पे कोई एक्सटर्नल फोर्स तो लगा नहीं है,
बॉम्ब का पर जो भी है वो इंटरनल है, ठीक है, इंटरनल एनर्जी से, बाहर से तो कोई फोर्स लगा नहीं है, तो उसका जो सीएम है वो अभी भी स्टेशनरी ही रहेगा।